नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन व्यंग एवं हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई कहानी गीता चौधरी का आखिरी सवाल। तो प्रस्तुत है कहानी गीता चौधरी का आखिरी सवाल। सुनो गीता चौधरी, इस तरह निहायत बेढंगेपन से क्लास के बीचों बीच खड़ी होकर दांतों से चुन्नी का छोर काटना बंद करो। आंखें उठाओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। सचमुच तुम्हारा मन अब पढ़ाई लिखाई करने का बिल्कुल नहीं है ना? तुम क्या बताओगी? इन दोनों तुम्हारे बेपरवाह रंग ढंग, सिलबिली हरकतें और सबसे बढ़कर तुम्हारी इधर की तिमाही छमाही की रिपोर्ट ही तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। सच पूछो तो ये पढ़ाई लिखाई और ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर गुजरने की कुव्वत तुम में है ही नहीं। और मुझ जैसी टीचर तुम लड़कियों का भविष्य संवारने के लिए अपना वर्तमान होम कर देती हैं। समझ नहीं पाती कि तुम सरीखी लड़कियों के सपने बस लाल पीली चुनरी और सिनेमाई ख्यालों के आगे खिसक ही नहीं पाते। तभी तो तुम आज मेरी क्लास में सोती पाई गई गीता चौधरी। काश तुम जान पाती कि कितना करारा चांटा मेरे दर्प, मेरे विश्वास को तुमने आज मारा है गीता। स्टाफ के कितने जले कुढ़े चेहरों पर आज भरपूर तृप्ति की लुनाई छाई होगी, क्योंकि मेरी चुनौतियों की तीरंदाजी मशहूर थी कि अगर लेसन पर डटकर परिश्रम कर पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाया जाए तो मजाल है कि लड़कियां सोती हुई पाई जाएं। तुमने बेहद चालाकी से मेरी तीरों का रुख वापस मेरी तरफ मोड़ दिया है गीता चौधरी। मैं अपमान से तिलमिला उठी हूँ। तो तुम क्या सोचती हो, अब भी मैं तुम्हें पूरी क्लास के सामने बेंच पर खड़ा करने से हिचकूंगी? फौजी कमांड को मात करती मेरी आवाज़ गूंजी थी। 8वीं रोल नंबर 40, गीता चौधरी खड़ी हो जाओ अपनी सीट पर और अधिकारों तथा कर्तव्यों का अंतर बताओ जो मैंने अभी अभी बताया। हड़बड़ाई हुई आंखें मलती तुम जबरदस्ती जगी हुई दिखने की कोशिश करती हुई खड़ी हो गई थी। मैं कड़की थी। क्या बता रही थी मैं अभी तक? बताती क्या? खाक। सो रही थी तुम? चुप्पी छाई रही। जुबान भी सोई है तुम्हारी या मुझे बेवकूफ़ बनाने का कोई नया बहाना तलाश रही हो? फिर चुप्पी। मैं रात रात भर जाग कर इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए नोट्स तैयार करती हूँ, क्लास में तुम लोगों के खर्राटे सुनने के लिए। इस पर रोकते न रोकते दो चार लड़कियों की मध्यम खिक खिक सन्नाटे पर उतर आई। मेरे तेवर ने उबाल खाया। आवाज़ नहीं, जैसे कोई चाबुक सा हवा में सटका रहा हो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई का ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी का सत्यानाश कर रही हो गीता चौधरी। नहीं बोली तुम अब भी? वैसे ही सिलबिली सी खड़ी चुन्नी का छोर दांतों से काटती रही डिटाई से। मेरी बौखलाहट चरम पर थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने शब्दों से तुम्हें ज़्यादा अवहेलित कर रही हूँ या तुम अपनी चुप्पी से मुझे। हर बार एक तीर चलाने के बाद उसका असर देखने का इंतज़ार किए बिना मैं फ़ौरन अगला तीर चला देती, पर सब कुछ बेअसर। चुन्नी वैसे ही खुरची जाती रही दांतों से। खिसियानी गर्दन उसी तरह झुकी रही और गर्दन पर ठोड़ी गाड़े तुम अपनी ढीठ चुप्पी से मुझे निरस्त्र करने का षड्यंत्र रचती रहीं। आज तुमने सॉरी टीचर भी नहीं कहा था। मेरी आंखों में प्रतिशोध लपलपाया। अपराध पहले से भी गुरुतर, लेकिन क्षमा याचना की जगह तुम्हारी आंखों में एक लापरवाह उद्दंडता। हाँ हाँ, उद्दंडता ही गीता चौधरी। चश्मे का शीशा भेदती मेरी आंखें तुम्हारी जमीन भेदती आंखों के अंदर इन दिनों मेरे प्रति उग आई ढिठाई और अवहेलना के बेडौल अक्षर खूब अच्छी तरह पढ़ रही हैं। इसलिए अब मैं अंधाधुंध पूरी निर्दयता से चाबुक पर चाबुक सटकारती चली जा रही थी। मैं तुम्हारी जैसी फूहड़, अकर्मण्य, आलसी और निकम्मी लड़कियों से निपटना भी अच्छी तरह जानती हूँ। दरअसल मेरी भूल थी जो मैं तुमसे अभी तक नरमी और सिधाई से पेश आती रही थी। मैं तुम्हें सुधरने का मौका देना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे मेरी कमजोरी समझा। हर हफ्ते अनुपस्थित होने के एक से एक चालबाज बहाने ढूंढ ढूंढ कर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती रहीं। मुझे मालूम है तुम नाम कटवा कर घर में कभी नहीं बैठोगी। घर में ये मटर गश्ती कहाँ करने को मिलेगी? तुम्हारा तो ये शगल है, स्कूल आना और अपने साथ साथ दूसरी अच्छी लड़कियों को भी अपनी संगत में बर्बाद। अचानक सन्नाटे में एक सनाका सा खुसफुस करती लड़कियों के चेहरों पर सहानुभूति की हल्की सी परत।
टीचर, गीता रो रही है। ध्यान से देखा, आंसू पोंछे नहीं जा रहे थे। लोगों को पता जो चल जाता है। आंखों ही आंखों में सोखने की कोशिश। जब नियंत्रण बिल्कुल न रह जाता तो एक मोटी सी बूंद टप से आ गिरती। चौंकी मैं, फिर संभाला अपने आप को और तृप्त हो ली, थोड़ी अचंभित भी। चलो, बात एक तरफ तो हुई। मोर्चा तुम्हारा ही कमज़ोर रहा। एट लास्ट रोई तुम, इज्जत मेरी रही। घंटा बजा और विजयिनी मैं, मुंह धुला दो उसका, कहती हुई चौक डस्टर समेत बाहर आ गई। छुट्टी के बाद लड़कियों की भीड़ के रेले के बीच अपनी कॉपियों का बंडल थामे लदी फंदी रिक्शे वाले के लिए दृष्टि दौड़ाई कि अचानक तुम अपने पास से गुजरती हुई महसूस हुई। मुझ पर नज़र पड़ते ही तुम इस तरह हिकारत और अवहेलना से बेदक कर सर से निकल गईं जैसे किसी अति कुटिल, अति घृणित वस्तु पर नज़र पड़ गई हो। तुमने इतनी जहर बुझी दृष्टि से देखा मुझे। सारी बिगड़ैल, निकम्मी और उद्दंड लड़कियों के प्रति अति उदार दृष्टि रखने वाली और उनके सुधार का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली इस आदर्श शिक्षिका को। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं गीता चौधरी। तुम्हारी इस दुत्कार को चुनौती की तरह लूँगी और तुमसे जीत कर, मतलब समझती हो, तुम्हें सुधार कर दिखा दूँगी इस पूरे विद्यालय को। क्योंकि मेरी तुम्हारी मोर्चेबंदी अब विद्यालय में एक शगल हो गई है, लड़कियों तथा टीचरों दोनों के लिए। क्योंकि तुम वही लड़की तो हो ना गीता चौधरी, जो सिर्फ 4 साल पहले तक हर दिन स्कूल पहुंचने पर गेट के किसी न किसी कोने में दुबकी शर्माई सी खड़ी रहती थी, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारी नन्ही हथेलियों में एक ताज़ा गुलाब, गुलदाउदी या फिर मौसम के हिसाब से मोगरे का छोटा सा गुच्छा मेरे हाथों में थमाने के साथ ही तुम तीर सी भागती लड़कियों के झुंड में जा मिलती। नन्ही धूप सी तुम्हारी पुलक और रोमांच की सिहरन में महसूस करती। तुम्हारा निर्दोष धुला धुला सा चेहरा और लच्छे लच्छे बाल मुझे अभिभूत करते। ये होती मेरी विद्यालयी दिनचर्या की सुगंधमयी शुरुआत। उसके बाद भी पूरे दिन अक्सर तुम तितली सी भागती दौड़ती यहाँ से वहाँ, कभी चपरासी से हारमोनियम तबला उठवाती, कभी प्रिंसिपल के कमरे में ड्रामा प्रैक्टिस की अनुमति मांगती, तो कभी किसी टीचर की कॉपियों का बंडल पहुँचाती। पीटी और खेल के घंटों में तो हमेशा ही टीचर के कहने पर लड़कियों की टोलियाँ जुटाती या खो खो में बेतहाशा खिलखिलाती भागती नजर आती। वो छोटी गीता दूध में शक्कर घुलती सी बोलती, खूब मीठा मीठा। उस दूध में केसर घुलता। जब स्टेज पर सरस्वती स्तुति का सस्वर पाठ करती या हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती का आह्वान करती, पूरे हॉल को एक स्तब्ध सम्मोहन में बांध देती। और हंसोड़ चेले की भूमिका में तो उसके अभिनय पर सारी लड़कियां हंस हंस कर एक दूसरे की पीठ पर लहालोट हो जाती। सवाल और सुलेख के अक्षर सीप से सुघड़ और इतिहास भूगोल ड्रामे के संवाद से ही रटे हुए। ये दूध शक्कर से भरी कटोरी अचानक किसी ठोकर से नहीं औंधी, कोई विष बुझा तीर नहीं आकर गिरा उसमें, बस सब कुछ जैसे स्लो पॉइजनिंग की तरह। पहले तुम धीरे धीरे एब्सेंट होनी शुरू हुई। कुछ लेसन्स पिछड़े, वे पूरे नहीं हो पाए, तब तक बाद के पढ़ाए गए पिछड़ लिए और क्रमशः अगली तथा पिछली आधी अधूरी छूटी चीज़ों का संतुलन बिठाती तुम फिर से एब्सेंट। फिर तो धीरे धीरे एक सिलसिला सा चल पड़ा। अब एब्सेंट हो कर निरंतर पिछड़ी हुई तुमने सॉरी टीचर कहकर थोड़ी खिसियानी हंसी के साथ चुन्नी का छोर दांतों से काट लेना सीख लिया था। अब तक तुम्हारा स्थायी पहनावा भी सलवार कमीज चुन्नी हो गया था, जिसका एक छोर बेपरवाही से ज़मीन तक लथरता रहता और दूसरा तुम्हारे दांतों में फंसा होता, क्योंकि विद्यालय में रहने का ज़्यादातर समय तुम्हारा झेंप और खिसियाहट में ही बीतता। लेकिन तब भी मेरा धैर्य, मेरी नमी बरकरार थी, क्योंकि पढ़ाई में बुरी तरह पिछड़ी रहने के बावजूद तुम्हारी आवाज़ की शक्कर घुली मिठास और ताज़े गुलाब या गुलदाउदी का सिलसिला कायम था। लेकिन इस साल गर्मियों के बाद जो तुम जुलाई में स्कूल आई तो सहसा मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। सचमुच कहूँ तो मोगरे के नन्हे गुच्छे की बदौलत ही मैंने तुम्हें पहचाना था। छुट्टियों के दरमियान एकदम लंबा बेडौल सा हो आया तुम्हारा शरीर, फिर भी तुम वही पहले वाले तंग सलवार कमीज़ फूहड़पन से पहने चुन्नी का छोर दांतों से काटती खड़ी थी, बेवजह खिस्स से शर्माती हुई। इस तरह की बेढंगी हुलिया वाली तुमसे मोगरे का गुच्छा स्वीकारते हुए मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। बिना वजह तुम्हारे फूहड़पन से शर्माते रहने पर झुंझलाहट भी।
पता चला तुम्हारे बड़े भाई की शादी हो गई इन गर्मियों में। फिर भी भाई की शादी और तुम्हारे बेडौल शरीर के साथ शर्माने का कोई तुक समझ में नहीं आया तो खुद से कहा, छोड़ो टीचर जी, तुम सिर्फ लेसन्स से वास्ता रखो। हर लड़की के लिबास और हाव भाव की पहरेदारी कहाँ तक करती फिरोगी। लेकिन लेसन्स और गुलदाउदी के आपसी संबंधों का समीकरण भी अब बुरी तरह गड़बड़ा गया था। तुम दिनों दिन लापरवाह होती हुई सिर्फ गुलदाउदी के भरोसे मुझसे हंस बोल और शर्मा लेना चाहती थीं, और मेरे लिए अब यह असह्य हो रहा था। इसलिए अब अगर तुम्हारे हाथों से फूल लेते हुए मेरा चेहरा क्रमशः रूखा और तटस्थ रहने लगा था तो इसमें दोष किसका था? तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा ही गीता चौधरी, क्योंकि माता पिता भी वही थे, टीचर भी वही और विद्यालय भी। फिर भी तुम अपने पहनावे ओढ़ावे से लेकर हाव भावों तक में जो इस कदर लापरवाह और बेढंगी होती चली गईं तो अपनी मर्जी से ही ना। एक आध बार तो मैंने तुम्हें अपनी नई बनी सहेलियों के बीच अपने भाई भाभी की फुहड़ भंगिमाओं और भाभी के कार्य व्यवहारों की शिकायती नकल करते हुए भी देखा था। बरामदे से गुजरते हुए एक बार देखा तुम लड़कियों के बीच अपनी भाभी की फ़ोटो दिखा रही थीं। सुंदर है, किसी लड़की के पूछने पर तुमने दग्ध ईर्ष्या में हंसी का छौंक देते हुए कहा था, इतनी लिपाई पुताई और गहने कपड़ों में तो कोई भी सुंदर लगेगा। कुछ कोशिश भी शुरू कर दी थी तुमने इस दिशा में, कभी भाभी की उतारी चूड़ियाँ तो कभी साड़ियाँ और बुंदे, काजल, रंग बिरंगी टिकलियाँ और नेल पॉलिश भी। लेकिन ये सिलसिला थोड़े दिनों के बाद ही बंद हो गया और तुम बुरी तरह भिजे अपमानित चेहरे के साथ वापस अपने पुराने लिबासों में आ गईं। तुम में मुझे एक नीच सी तृप्ति मिली थी, साथ ही संदेह की पुष्टि भी कि सिर्फ तुम जिम्मेदार हो अपनी समूची तबाही के लिए। प्रमाण तो खैर तुम्हारे सारे बदले हुए रंग ढंग और हरकतें देती थीं। एब्सेंट होने के सैकड़ों नए बहाने ईजाद कर लिए थे तुमने, और वापस स्कूल आने पर आराम से चुन्नी चबाती हुई कह ले जाती, पिताजी सीढ़ियाँ उतरते हुए मटर के दानों पर रपट गए, छोटे भाई का प्रैक्टिकल था, भाभी की तबीयत खराब, फुहड़ हंसी के साथ। माँ मामा के बेटे की शादी में गई हैं, वहाँ से बीमार होकर आ गईं। भाभी को बच्चा हुआ, छोटे भाई का फाइनल इम्तहान, कोई संभालने वाला नहीं, भाई भाभी लड़कर अलग हो गए। एक लंबी चौड़ी लिस्ट बाकायदे डिटेल्स के साथ। अब तो लड़कियां भी बगैर पूछे ही बताती, टीचर गीता बीमार नहीं है, यह संजना उसके घर के पास ही तो रहती है, आज सुबह ही उसने गीता को ठेले वाले से तुरई टमाटर लेते हुए देखा था। बात हद से गुजरती महसूस हुई तो मैंने अंतिम अस्त्र का सहारा लिया, प्रिंसिपल के पास जाकर वस्तु स्थिति स्पष्ट की और उनसे स्पष्ट स्वीकृति ले ली कि गीता चौधरी को बोर्ड की परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाए। उफ़, मेरी सबक सिखाने वाली मंशा ने क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थीं, लेकिन आश्चर्य, तुमने उस फैसले पर किसी तरह की निराशा या दुखद प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। मेरे लिए एक ज़बरदस्त शौक, नहीं जैसे चांटा सा। लेकिन अगले दिन ही तुम तटस्थ भाव से अपने माता पिता का लिखित अनुरोध पत्र लाई थीं कि तुम्हें बोर्ड की फाइनल परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की कृपा की जाए। उस वक्त भी मुझे तुम्हारी तटस्थता अखरी थी, फिर भी मैंने पुनः तृप्त हो अपनी चेतावनी दोहराई थी कि छमाही में अच्छे नंबर लाकर दिखाने पर ही तुम्हें बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी। और छमाही की तुम्हारी कॉपियाँ देखने के बाद तो मैं गुस्से से बौखला उठी। जिस तरह की ऊटपटांग जवाबों से तुमने अपनी कॉपियाँ भर डाली थीं, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि या तो तुम पूरी तरह सनक गई हो या सचमुच ही मुझसे बदला लेने का एक बेहद आत्मघाती तरीका अपना रही हो। तमतमाए चेहरे से मैं कॉपियों का बंडल उठाए क्लास में पहुंची थी। थोड़ी देर सामान्य दिखने का नाटक करती मैंने लड़कियों में कॉपी बांटी थी। उसके बाद अति नाटकीय विद्रूपी लहजे से मैंने घोषणा की थी, अब इस क्लास की गीता चौधरी नामक लड़की अपनी सीट पर खड़ी हो जाए और पूरे क्लास की लड़कियां ध्यान लगाकर परीक्षा में दिए उसके प्रश्नोत्तर सुने। पूरी अपमानित, पूरी अवहेलित तुम उतनी ही जवाबी अति नाटकीयता से सिर झुकाए चुन्नी दांतों में फंसाए खड़ी थीं, और मैं एक के बाद एक तुम्हारे हास्यास्पद और ऊल जलूल प्रश्नोत्तर पढ़े जा रही थी। पूरी क्लास में एक ज़बरदस्त सन्नाटा। बीच बीच में तुम्हारे उत्तरों के अति ऊटपटांग होने पर लड़कियों की संवेद हाय, सतर्क इशारेबाजी तथा दबी छिपी खिक खिक। कुछ ज़्यादा सयानी लड़कियां दम साधे मेरे अगले एक्शन के अनुमान और सस्पेंस में।
अचानक मेरा धैर्य चुकता सा लगा। मैं बौखलाए वहशीपन से तुम्हारी कॉपी तुम्हारे ऊपर फेंक कर दहाड़ी थी। तुम इस विद्यालय के नाम पर कलंक हो। तुम खुद अब क्या सुधरोगी, क्या पास होगी, बाकी लड़कियों को भी ले डूबोगी अपनी सोहबत में। न तुम्हारे अंदर कोई शील बचा है, न संकोच, न हया, न शर्म। तुम्हारे जैसी लड़की जिस दिन इस विद्यालय से जाएगी वो कितना राहत भरा दिन होगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इतनी आसानी से पिंड नहीं छोड़ने वाली। अरे मुझे तो तरस आता है तुम्हारे माता पिता पर। बेचारे माँ बाप क्या क्या सपने संजोए रहते हैं अपनी औलाद को लेकर कि अचानक एक तेज चिलकारती चीख कौंधी और बदहवास उन्मादनी सी तुम अपने डेस्क पर ढेर हो गईं। उस चीरती चीख से समूची क्लास एक बार ही काँप कर थर्रा उठी। सस्पेंस का इंतजार करती लड़कियों में एक सनाका सा। कुछ फक हुए चेहरों पर फिर से क्रमशः सहानुभूति की छीनी सी परत, कुछ आंखों में तरतराता पानी भी, और देखते देखते भावुक सप्तीली दृष्टियों की प्रतिरक्षा पंक्ति उस हिचकियों के ढेर के इर्द गिर्द आ जुटी। एक क्षण को मैं अपमानित सी खड़ी रही, फिर अपने को सहेजती पूरी उम्र की मैच्योरिटी का नाटक करती एक एक शब्द संभाल संभाल कर उठाने लगी। बस यही तो मुश्किल। समझाने बुझाने से तुम लोग मानोगी नहीं और डांटो फटकारो तो रोने धोने बैठ जाओगी। समझना ये चाहिए कि बड़े लोग जो कहते हैं तुम्हारे भले के लिए ही, चाहे वे टीचर हों या माँ बाप। जैसे मारक जहर की घूंट सी पड़ी और तुम वापस चीख मार कर रोने लगी थी। पलक झपकते हमारी जगहें बदल गई थीं। अब कटघरे में मैं थी, तमाशा मेरा बन रहा था। घंटी ने फिर से उबारा और मैं जैसे कुछ ना सूझे जाने पर हड़बड़ी में बची खुची कॉपियाँ और अपनी इज्जत की थैलियाँ समेट स्याह चेहरा लिए क्लास के बाहर आ गई थी। साथ साथ तुम भी तो आ गई थी गीता चौधरी, मेरे चश्मे के दोनों काले फ्रेमों में कसी हुई, मुझे एक साथ चुनौती और न्याय की दुहाइयाँ दोनों देती हुई। लम्हे भर को ही डेस्क से आंसू भीगा चेहरा उठाकर विद्रोह की चिंगारियाँ छिटकाती हुई। करना होगा बहुत जल्दी कुछ भी। इसके मूल में क्या था? तुम्हारे प्रति उमड़ी अतिरिक्त चिंता, सरोकार और भावना, या अपनी इज्जत और साख की उड़ी धज्जियों को बटोरने की लाचारी? तो उसके माता पिता को बुलवाती हूँ। यह भी एक लाचारी है, क्योंकि अब वो मेरी बात सुनने समझने की सामान्य स्थिति में है ही कहाँ। आदर, सम्मान, शिष्टाचार की खुरचन मात्र भी शेष नहीं। न सही, पर मेरी जैसी शिक्षिका उसे इस तरह की अति शोचनीय स्थिति में कैसे रहने दे सकती है? चुनौती, ये महान चुनौती स्वीकारनी होगी मुझे। दिमाग में ठकाठक पड़ती दस्तकें हर समय यही तो चेताया करती हैं। स्थितियों पर काबू पाना है जल्दी से जल्दी। समाचार प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच चुका है, बुलाहट आने वाली है। उसके पहले ही मुझे गीता चौधरी का सारा इतिहास और उससे जुड़ी स्थितियों का खुलासा मालूम कर एक अत्यंत खोजपूर्ण रपट तैयार कर देनी है, वरना मेरी इमेज का क्या होगा, जो धूल चाटती ज़मीन पर औंधी पड़ी है और ठोकर मारी है एक अदना सी लड़की ने, जो मुझे हर रोज़ बिला नागा ताजे गुलदाउदी और मोगरे का गुच्छा दिया करती थी। लेकिन तभी जैसे विस्फोट हो गया। रिसेस के बाद बदहवास लड़कियों का एक झुंड बेतहाशा भागता हुआ आया और हाँफते हाँफते मुझे बताया गया, टीचर आज डिबेट में रुचि चावला को सर्वोत्तम वक्ता का जो कप इनाम में मिला था, उसे गीता ने पीट पाट कर एकदम पिचका दिया है। रुचि चावला की आंखें रो रो कर बेहाल हैं। मैंने उत्तेजित होकर पूछा, तुम लोगों को कैसे मालूम कि गीता चौधरी ने ही? लड़कियों ने फौरन बगल वाली क्लास की एक लड़की को आगे किया। इसने खुद अपनी आंखों से देखा। रिसेस में जब पूरी क्लास खाली थी, गीता जल्दी जल्दी कप को पीट पाट कर खिड़की के बाहर फेंकने जा रही थी। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। झुंड जैसा बदहवास आया था वैसा ही भागा। वैसी ही ज़बरदस्त सनसनी क्लास में थी। अपने अपने हिसाब के देखे सुने सच को बयान करती उत्तेजित आवाज़ें, ऊंची नीची फुसफुसाती आवाज़ों में ढेर सारे अलग अलग झुंड। मैंने एक सख्त आवाज़ के साथ सारी लड़कियों को क्लास खाली कर लाइब्रेरी में जाने का निर्देश दिया। विस्मित, हैरान और कुछ निराश सी लड़कियां एक एक कर खिसकने लगीं, सिर्फ डेस्क पर औंधी सी पड़ी गीता चौधरी को छोड़कर। यह निर्णय कुछ बहुत सोच समझकर लिया गया नहीं था। शायद अपनी इज्जत अपने हाथ रख पाने का आंशिक भय ही था इसके पीछे। सांसों का उफान समेटती मैं उसकी ओर बढ़ी थी। गीता, पीठ पर हाथ रखा ही था कि जैसे बिजली का एक ज़बरदस्त झटका लगा हो पूरी शक्ति से मेरे हाथ को।
झटका देकर दूर फेंकती हुई वो क्रुद्ध सरपिणी सी फुफकारी थी। बोली कुछ नहीं और वापस अपना चेहरा डेस्क पर गाड़ने जा ही रही थी कि चटाक, तत्क्षण मेरे उसी हाथ का चाटा उसके बाएं गाल पर पड़ा था। चारों तरफ गीले चिपके बाल, आंसुओं से लथपथ चेहरा। इस झरनाटे से एक अर्ध विक्षिप्त सी चीख निकली थी। मैंने कसकर अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम उसे सीधा बिठाया था और ठीक सामने से गोली दागती सी बोली, तुम्हें मेरे सवालों का ठीक ठाक जवाब देना होगा गीता। मैं तुमसे ही कह रही हूँ, इस क्लास की कुर्सियों और बेंचों से नहीं। वो वैसी ही अर्ध विक्षिप्त न सुनती हुई, अब के मैं उसे खूब जोर से झिझोड़ कर पागलों सी चीखी थी। मुझे पागल मत बनाओ गीता, इतना समझ लो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अभी इसी दम तुम्हें स्कूल से निकाल दीजिए। हुमस कर उबलती सी आंखें मुझ पर टिक गई थीं। वो तो तुम जाओगी ही, पर उससे पहले तुम्हें बताना होगा कि तुमने रुचि चावला का कप क्यों तोड़ा। तोड़ूंगी, 1000 बार तोड़ूंगी। सांसों की धौंकनी पर काबू करती आंखें वापस डहढहा कर बह चलीं। क्या कर लेंगी आप मेरा? बोलिए, क्या कर लेंगी? कुछ नहीं, लेकिन तुम सिर्फ इतना बताओ कि क्यों तोड़ोगी, और सही सही बताओ, मन के पूरे पाप के साथ, साफ साफ स्वीकारो। तुम्हें उससे ईर्ष्या हो रही थी ना? वो एक एक शब्द पेशेवर अपराधियों की तरह चबाती हुई बोली थी। हाँ, हो रही थी, क्यों नहीं होगी। मैं रुचि चावला से कहीं अच्छी स्पीच बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ। काटा मैंने उसे। तो क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं लिखती? नहीं लिखती बस मेरा मन। वही बेखौफ उद्दंड मुद्रा। नहीं, सिर्फ तुम्हारा मन नहीं। मेरे शब्द पथरीली चट्टानों से दरक रहे थे। इसके पीछे बहुत क्रूर, बहुत विभत्स और तुम्हारे हक में दारुण भी नजर आ रहा है मुझे। तुम मुझे बहकाने की कोशिश नहीं कर सकती। मुझे लगता है तुम्हारा कुछ बेहद गलत लोगों से साथ हो गया है ना? जी हाँ, वो वैसे ही फुफकारी। कौन है वे? नाम नहीं बताती। गीता, इतना समझ लो, वे तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे जीवन का सर्वनाश करने वाले। तो छोड़ दो उनका साथ। नहीं छोड़ सकती। वो प्रेतग्रस्ता सी झूमी थी। नहीं छोड़ सकती? एक अर्ध भरी उपहासी मुद्रा में हंसी और रोई वो एक साथ। जी हाँ, मेरी लाचारी है। बिफर उठी थी मैं एक ढिठाई पर। अच्छा, ये फिल्मी डायलॉगबाजी छोड़ो और फौरन मुझे बताओ कि किन लोगों के साथ संगत ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। कौन लोग हैं तुम्हारी इस स्थिति के जिम्मेदार? सच सच बताओ, वरना मुझे तुम्हारे माता पिता, वे ही तो हैं। अचानक मुझे काट कर उन्मादिनी सी बहकी थी वह। कौन? तुम्हारे माता पिता? मेरी आवाज़ कांपी थी। और आप। धड़ाक, हजारों फीट ऊंची मीनार अचानक ढहकर रेत में आ मिली थी। उसी मीनार पर गर्वोक्त खड़ी मैं रेत में औंधी पड़ी थी। सब कुछ उलट पुलट कर ध्वस्त हो गया था। रह गई थी एक भयावह निर्जनता और उसके बीचों बीच जड़ा आंसुओं से लथपथ एक चेहरा। बोलिए, दिला सकती हैं छुटकारा इन लोगों से आप मुझे? नहीं ना? तो बस चुपचाप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जैसे जी रही हूँ जीने दीजिए। प्लीज़ टीचर, इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अब और कोई नुस्खा नहीं चाहिए मुझे। उन्हें दूसरी काबिल लड़कियों के लिए संभाल कर रखिए। मैं जैसे धूल झाड़ कर खड़ी हो गई थी, वापस उसी अश्व को साधने के लिए जिसने मुझे रेत में लापटका था। चुप चुप हो जाओ पहले। अभी तुम अपनी स्वस्थ चेतना में हो ही नहीं। क्षणिक आवेश में तुम खुद नहीं जानती कि क्या बोले जा रही हो और उसका परिणाम क्या होगा। मुझे अब किसी परिणाम का भय है ही नहीं। यह भी तुम्हारा क्षणिक आवेग है। कैसे नहीं है परिणाम की चिंता? क्या तुम वापस 5 वर्षों पहले जैसी गीता चौधरी बनकर अच्छे नंबरों से पास होना नहीं चाहती? नहीं, वही उन्मत्त प्रलापी हट। झूठ बोल रही हो तुम। खैर, कम से कम मैं तुम्हें फेल होते नहीं देख सकती। आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए जाली सर्टिफिकेट आ जाएगा। गीता? जी हाँ, मेरी भाभी का भाई ला देगा। बड़ी भली है मेरी भाभी। मैंने जो इतने दिनों उसका बच्चा खिलाया, दूध की बोतलें धोईं, सूसू छीछी साफ की, भाई के दोस्तों के लिए चाय पकौड़े तले, उसके बदले ये शानदार इनाम तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मेरी भाभी का भाई तो कहता था कि 50 रुपये में जिस क्लास के चाहो, जिस डिवीज़न के चाहो, ला देगा वो जाली सर्टिफिकेट। हुंकारी मैं। और उस सर्टिफिकेट का तुम करोगी क्या? मैं?
उसे दिखाकर मेरी शादी कर दी जाएगी। घर में सभी लोग कहते हैं कि लड़के वालों को तो बस सर्टिफिकेट से मतलब है, तो कर दिया जाएगा उसका इंतज़ाम। नहीं, मैं जानती हूँ गीता, मैंने इतने छुटपन से तुम्हें देखा है, परखा है। तुम घरेलू परिस्थितियों से कुंठित हो गई हो बस, लेकिन तुम्हें परिस्थितियों से लड़ना है, वापस पढ़ना है। मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। मदद? आप? नहीं टीचर, प्लीज़, मैं बिना आपकी मदद के भी जी लूँगी, जैसे इतने इतने हज़ार लोग बिना आपकी मदद के जी रहे हैं। और फिर की तो आपने मेरी इतनी मदद, हजारों फटकारें, करोड़ की करोड़ नसीहतें, लानतें और मेरी पिछड़ती जा रही कोशिशें, मेरी हताशा और उसमें घुटती डूबती मेरी सहारे की पुकार, सब कुछ आपकी सीखों नसीहतों के चूने गारे में दफन होती चली गई। और अब जब अपना सब कुछ मैंने खुद ही उधेड़ कर रख दिया है, तब आप मेरे पुनरुद्धार की बात कर रही हैं। हाँफती हाँफती सी वो सांस लेने के लिए रुकी, गीले चिपके बालों वाला चेहरा अनायास ऊपर उठाया और आंखें मुझ पर फैला दीं। एक दो क्षण मुझको देखती रही, फिर अचानक फपक फपक कर रो पड़ी। मेरी आंखें झुक गई थीं शर्मिंदगी से। उसने शायद मेरी ये स्थिति पहचानी थी, इसलिए शायद आंसू पोंछ जैसे उल्टे मुझे ही प्रबोध देने लगी। आपके परेशान होने लायक कोई बात नहीं टीचर, ये कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसला, किसी महान हस्ती के साथ जुड़ी समस्या थोड़ी ही है। ये तो मेरी जैसी एक सिलबिल्ली लड़की की बात है। घर के हर व्यक्ति ने जोड़ घटाकर देख लिया, मेरी ज़िंदगी को ठीक ठिकाने लगाने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। सिर्फ कुछ सालों में ही छोटा भाई ओवरसियर हो जाएगा, हजारों की ऊपरी कमाई का बंदोबस्त। सभी कहते हैं, अरे जब छोटी मोटी पुलिया में हजारों की बांट मूठ होती है तो बड़े बांध और प्रोजेक्टों की तो बात ही क्या। कोई बेईमानी थोड़े मानी जाती है, ये सब सबका हिस्सा बराबर बंटता है। सिर्फ 4-5 सालों में इस खस्ता हाल परिवार का जीर्णोद्धार। तब छोटे भाई की फीस तो जुटाई ही जाएगी। उसके कपड़े, प्रैक्टिकल, सेमेस्टर, सब कुछ जी जान से संवारने जरूरी हैं। समूचे परिवार की उम्मीदों की आस। क्यों बड़े भाई? अभी इधर ही अलग हुए हैं ना, सिर्फ 2 मकान बाद, लेकिन जिससे भाभी और बच्चे की हारी बीमारी में तीमारदारी के लिए मैं फ़ौरन उपलब्ध हो सकूं। मेरी दूरदर्शी माँ जानती है कि ऐसी हालत में लजाते लजाते भी 2-4 हज़ार की मदद मिलेगी ही मेरी शादी में। ये ड्रामे डिबेट मेरे किस काम आएंगे? इस क्रिकेट कबड्डी से मेरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। हाँ, पढ़ाई लिखाई वाली बात अपनी जगह सही है, क्योंकि लड़के वाले पूछते जांचते हैं, तो उसके लिए जाली सर्टिफिकेट का इंतज़ाम, धर्म और सामाजिक दायित्व की डंडी बराबर चौहद्दी नाप दी गई है मेरे भविष्य की। अब इस नाप झोंक में मेरा ये वर्तमान तहस नहस होता है तो किसी की बला से। आखिर मेरा भविष्य ठिकाने लगाने में मेरा भी तो कुछ सहयोग होना चाहिए, जैसे अपने साइंस प्रैक्टिकल की परीक्षाओं के दिनों में भाई के बच्चे के पोतड़े धोना, वार्षिकोत्सव में पुरस्कार लेने आने के बदले भाई के दोस्तों के लिए पकौड़े तलना, ड्रामा डिबेट में वक्त बर्बाद करने के बदले छोटे भाई के इंटरव्यू के लिए सुंदरकांड का पाठ पूरा करना, और इन सब के बाद कभी भी किसी के ऊपर का भी गुस्सा पिता को अपने ऊपर उतार लेने देना। रह गई माँ तो उनकी सारी शक्ति घर के कलह और परिवार की इज्जत ढांपने में ही खर्च हो जाती है। मुझे लगा अपना सब कुछ अनचाहे ही सही उलीझ देने के बाद वो थोड़ी हल्की, थोड़ी सहज और थोड़ी आशान्वित सी होती जा रही थी। अचानक अपनी चलती हुई बातों की लहर दूसरी ओर पलटती हुई वो मुझे झिझोड़ कर कातर स्वर में पूछ बैठी, आप तो जानती हैं ना कि मैं रुचि चावला से कहीं अच्छी स्पीच दे सकती हूँ, किरण दीवान से कहीं ज़्यादा साफ अच्छे डायग्राम बना सकती हूँ, और पढ़ाई में मंजुला रस्तोगी, बानी घोष, नीना पाठक सबको पछाड़ सकती हूँ, है ना? मैंने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। तब फिर आप ही बताइए टीचर, मेरी सीमा, मेरी औकात, मेरी ज़रूरत क्या सिर्फ एक जाली सर्टिफिकेट और भाइयों के जुटाए चंदे तक ही है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तब फिर मैं क्या करूं टीचर? बस यहीं पर हड़बड़ा गई हूं मैं गीता चौधरी, सचमुच तुम्हारा सवाल सुनकर, क्योंकि जवाब इतना आसान नहीं है। क्या कह दूं कि ठहर जाओ कुछ दिन और समाज के बदलने का थोड़ा और इंतज़ार कर लो, लेकिन अगर वो दोबारा पूछ बैठी कि कब तक, तो क्या कहूँगी मैं? बहरहाल गीता चौधरी इंतज़ार कर रही है अपनी सवालिया आँखों से, और मैं उसकी आँखों से बचने की कोशिश।
अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी गीता चौधरी का आखिरी सवाल। वास्तव में मुझे ये कहानी नहीं लगी, आज से 40-50 वर्ष पहले का आम भारतीय समाज और उसमें लड़कियों की असली स्थिति का चित्रण था। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।